स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड में बीजेपी कल करेगी मॉक ड्रिल। ये बड़ी खबर मिल रही है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक ड्रिल करेगी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक होनी है। बीजेपी विधायकों की आज अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास में शाम 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक को रखा गया है। आज बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और दूसरी तरफ एनडीए जो है वो मॉक ड्रिल करने जा रही है। आज की जो बैठक है वो शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी और दूसरी तरफ उत्तराखंड में बीजेपी कल मॉक ड्रिल करेगी और इस मॉक ड्रिल के जरिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए ही चर्चा की जाएगी। एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए बैठक बुलाई गई है। बीजेपी विधायकों के साथ ये बैठक होगी। आज अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे होनी है। तो इससे पहले बीजेपी और कहा जा सकता है कि एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू अलग अलग जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रही थी और बीजेपी ने भी समर्थन के साथ साथ चुनाव प्रचार में बहुत बड़ी मदद की और अब ऐसे में 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव जो है वो होना है। उधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को देहरादून रहने के निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक कल शाम तक देहरादून पहुंचेंगे। कल शाम एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें कि बीजेपी का उद्देश्य है कि राष्ट्रपति चुनाव में सभी विधायक वोट करें, कोई भी विधायक वोट करने से वंचित न रहे। इसके अलावा वोट खराब ना हो उसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर बैठक की जाएगी ताकि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य का उम्मीदवार बड़े मतों से विजय हासिल कर सके। तो जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है वो बड़े मतों से विजय हासिल करे, इसी की रणनीति तैयार की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी विधायकों को कल देहरादून पहुंचने को कहा गया है। कल शाम को बैठक होगी। परसों हम लोग फिर बैठक करेंगे सुबह 11 बजे और फिर 18 तारीख को वोटिंग होगी। एक भी वोट हमारी ना अब्सेंट होना चाहिए, ना वोट डालते हुए गलती होनी चाहिए। इस प्रकार का पूरी पार्टी ध्यान रखते हुए हम पूरी रणनीति और पूरी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज और कल बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा जा सकता है कि गहन मंथन एक बार फिर से होगा और तमाम विधायकों को कहा जाएगा कि वोट करे, कोई भी विधायक बचे ना। हितेश त्यागी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हितेश, क्योंकि आज और कल दोनों ही दिन ये बैठक होगी, आज शाम 7 बजे बैठक होनी है सीएम आवास पर। राजनीतिक हलचल कितनी तेज वहां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार है उनको लेकर बीजेपी पार्टी कई दिनों से विचार मंथन कर रही है और आज मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक होगी जिसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। और अगर मॉक ड्रिल की अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी इस चुनाव में कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है कि किसी भी विधायक की एक भी वोट चूके, क्योंकि उसको लेकर एक मॉक ड्रिल की जाएगी। पूरी प्रक्रिया एक बार फिर दोबारा से मतलब काम करने का काम उसमें होगा। और अगर आज हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मुख्यालय में भी मदन कौशिक ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड के तमाम विधायक और 2 निर्दलीय विधायक भी उत्तराखंड में राजधानी में मौजूद रहें, जिससे ये कोई भी एब्सेंट न हो। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है सभी विधायकों के साथ ये अहम बैठक करने वाली है। समय बहुत कम बचा हुआ है हितेश, और देखा जा रहा है कि आखिरी वक्त में ये बैठक जो होनी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और इस बैठक के जरिए ये भी संदेश कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बैठक से पहले जिस तरह की रणनीति को लेकर हम फिजाओं को देख रहे हैं उससे तो यही अंदेशा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री और जो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के जो बड़े पदाधिकारी है उन्होंने भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से डेरा लगाया हुआ है और कोई भी विधायक हो वो वंचित न रहे। और जो निर्दलीय विधायक है, बसपा के हैं, 1-2 और विधायक है, वो भी वोट करें, उसको लेकर लगातार बैठकें जारी है। तमाम जो लीडरान हैं, जो संगठन के और पार्टी के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो भी लगातार इस पर विचार मंथन कर रहे हैं। जी
ठीक है हितेश, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, आगे की खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में हरेला पर्व के अवसर पर वन विभाग की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान धामी ने हरेला की सभी को हार्दिक बधाई दी और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण को संस्कृति से जोड़ने का हरेला पावन पर्व है। हम सब हरियाली की तरह इसे देखते हैं। प्रकृति हमारी विरासत है जिसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सभी को पौधारोपण अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर हमने तय किया है, उत्तराखंड अभी हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां हमने जीईटी लागू कराया है। हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने इस पर लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ क्योंकि अभी हम जब सामान्य बजट अपना बना रहे थे उस समय हमने बहुत सारे पहलुओं पर अध्ययन किया, लोगों से बात की, लोगों के विचार जाने। बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला हमने प्रारंभ की अनेकों विद्वान लोगों से, जिन्होंने प्रकृति के संरक्षण में, जलवायु के संरक्षण में, जल संवर्धन में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम किया है। उन सभी को लेकर, उनके विचारों को लेकर जो हमने 5-6 विचारों की श्रृंखलाएं की, उसमें से बहुत सारे बिंदु निकल कर आए। जहां हमको अपना राजस्व बढ़ाना है, अनेकों विकास की जो रफ्तार है, उस विकास की रफ्तार में हमको भी अपने पहिए लगाने हैं, हमें भी आगे जाना है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी असली पहचान है कि शुद्ध वातावरण, शुद्ध प्रकृति, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जल जीवन, वह भी हमको बना के रखना है। यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों पर सामंजस्य बैठाते हुए बराबर के रेशियो से हमें आगे बढ़ना है। उधर देहरादून में हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सभी को निष्ठा के साथ पूरा करना है। इस हरेला में पौधे लगाएं और सिर्फ वृक्षारोपण तक ही नहीं बल्कि उस पौधे के संरक्षण की भी जिम्मेदारी ले, जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। बता दें कि प्रदेश भर में आज हरेला पर्व मनाया जाएगा और ये पर्व आने वाले 1 महीने तक चलता रहेगा। इस हरेला पर्व पर सरकारी विभागों के साथ साथ सभी व्यक्तियों को इस पर्व पर जोड़ने की सरकार की ओर से ये अपील की गई है। मनाते हैं ये केवल सभी लोग, क्योंकि हम लोग प्रत्येक वर्ष हरेला पर्व मनाते हैं, ये केवल औपचारिक हरेला पर्व न मनाकर सभी लोग जो भी पौधे का रोपण करें, जगह जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें, वो सभी पौधे हमारे जो है सुरक्षित रहें, उनका संवर्धन भी हो, विकास भी हो, उसकी भी हम सब चिंता करेंगे। और नई पीढ़ी को, नौनिहालों को एक संदेश के रूप में, एक जागृति के रूप में, एक शिक्षा के रूप में कि पौधारोपण हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये त्यौहार हमको जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी हमारी एक जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसका भी बोध कराता है। देहरादून में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर रोष भी व्यक्त किया है। दरअसल देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत अन्य खाद्य सामान महंगे हो गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सरकार जीएसटी और महंगाई को बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ रही है। बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन अब बीजेपी महंगाई बढ़ाकर सबका विनाश करने पर तुली हुई है। बीजेपी सरकार क्या, देखिए इलेक्शन खत्म होने के बाद, जैसे कि इलेक्शन खत्म हुए और बीजेपी ने सिलेंडर के दाम तीसरी चौथी बार ये बढ़ाए हैं, पेट्रोल डीजल को महंगा करा है, राशन को महंगा करा है, जो पैकिंग का फूड आता था, जो दूध, पनीर पैकिंग उसमें आ रहा था, उस पर जीएसटी लगा दिया। हर चीज़ को महंगा करते जा रहे हैं और हम लोगों का आंदोलन ये इस बात पे है कर कि बीजेपी बोलती है कि हमें महिलाओं का सहयोग मिला, महिलाओं ने हमें वोट दिया है, और उन महिलाओं को, उन गृहिणियों के लिए आज बीजेपी सरकार क्या कर रही है उसके बारे में हम लोग उनसे बात करना चाह रहे हैं। हम लोग कल एक नई थीम के साथ सड़कों पे उतर रहे हैं, महिलाओं की आवाज़ बनके, महिलाओं की आवाज़ बनके इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं कि जो घर की महिला है उसकी गृहस्थी का बजट खराब हो चुका है और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी इस सरकार की थी, जिस सरकार को बनाने में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज से हमारे सहयोगी हितेश त्यागी ने खास बातचीत की है। उत्तराखंड में महिलाओं के विकास के लिए बीजेपी सरकार और संगठन के विशेष अभियान पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि महिला एक आधी आबादी है इस देश की, और आधी आबादी को ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि एक दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा है, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाता रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे लीडरशिप में हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे आप कहीं भी देखें, आप उसको प्रोफेशनल स्तर पे भी देखें। लेकिन आज सरकार की ये पहल है और सरकार की ये योजना है कि हमारी बेटी जो है वो सबसे आगे अग्रणी भूमिका में उसको हमें लेके आना है। हमें महिला का नेतृत्व वाली सरकार चाहिए, हमें महिला के नेतृत्व आगे करने वाला हमें ऐसा एक सरकार, हमारा संगठन ऐसा होना चाहिए। और उसके बहुत सारे उदाहरण आज हमें देखने को मिलते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरीके के बहुत सारे सुकन्या समृद्धि, ये सारी जो योजनाएं जब लेके आई सरकार, और साथ में समाज ने भी उसमें पूरा साथ सरकार का दिया, तो उसका जो नतीजा हमें देखने को मिला कि अगर आप महिला और पुरुष की जनसंख्या का जो अगर आप रेशो देखें तो 1000 पुरुष पे आज 1020 महिलाएं हैं। तो वो एक उपलब्धि इस सरकार की रही, ये बड़ी उपलब्धि रही। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि आज हमारे केंद्रीय जो कैबिनेट है, कैबिनेट में आप देखेंगे तो आपको 11 मंत्री महिला मंत्री मिलती हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि महिलाओं को एक नेतृत्व देने की हम बात करते हैं। महिला केंद्रित विकास तो है ही, लेकिन उनको आगे और बढ़ाने की बात करते हैं। आरक्षण पंचायतों में, कॉरपोरेशंस में, ये सब है। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात आज जो हमारे बीच में सामने है कि आज देश की हम कहेंगे कि राष्ट्रपति जो सबसे उच्च हम कहेंगे पद पर एक महिला, और वो भी एक ट्राइबल महिला होने जा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, गौरव की बात है हर महिला के लिए इस देश की। और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने इस निर्णय को लिया है और पार्टी ने लिया है, इसको मिलकर नड्डा जी ने लिया है, बाकी सभी हमारे नेतृत्व ने लिया है। उसके लिए हम पूरे नेतृत्व का धन्यवाद भी करते हैं। और पूरा देश, मैं कहूँगी, और देश की महिलाएं इसमें खुश हैं और वो चाहती हैं कि इस तरीके का नेतृत्व आगे बढ़े। उधर कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से हमारे सहयोगी हितेश त्यागी ने खास बात की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, अब आपको वो सुनवाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में क्या कुछ ठीक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा में मुखरता से अपनी बात को, विपक्ष की बात को मजबूती से रखने वाले उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस का जो घमासान है वो कब थमेगा। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी सर, पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े लीडर लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी या आपका दामन थाम रहे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं वो लोग हैं जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, जिनको उत्तराखंड के जन सरोकारों से मतलब नहीं है, जो जनता की लड़ाई आज विपक्ष के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहते हैं, अवसरवादी लोग हैं। और ये राजनीति का एक पहलू है, बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, ये चलता रहता है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन वो लोग होते हैं जिन्हें अपने हित के लिए है, उन्हें प्रदेश के हिस्से कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस हमेशा से ही विपक्ष की बात को अपने आंदोलन के तरीके से या कई अलग अभियानों से लगातार रख रही है, लेकिन इस बार आपने भर्ती की बात कही, कई विभागों में कई पदों पर एक परिवार के कई लोगों को नियुक्त किया गया है, इस पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूब गई है। जब कहते हैं जब सैया हुआ कोतवाल तो फिर डर काहे का, जब मुखिया ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सबूतों के साथ विधानसभा में रख रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो जांच कराने को तैयार नहीं है। युवा सड़कों पर लगातार हैं, हर मंत्री को जो है ज्ञापन दे रहे हैं, हर विधायक को ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जिन मामलों में वो विधायक होते खुद चिट्ठी लिखते थे, उन मामलों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब चयन आयोग का इतना बड़ा मामला है, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य खतरे में है, 2 शब्द उन्होंने नहीं बोले, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो आज और जो चयन प्रक्रिया है वो भी खुलेआम जो है समझ गए कि क्या इशारा है, और उन्होंने भी लूट मचा दी है। धन्यवाद कापड़ी साहब।
देखिए, हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने युवाओं का शोषण करने का काम किया है, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बीजेपी सरकार का जो कुंभकर्णीय नींद है उसे जगाने की कोशिश करेंगे और सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ हितेश त्यागी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और इस बीच एक बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा पर आतंक का साया मंडरा रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। सांप्रदायिक दंगे की आशंका जाहिर की गई है। उत्तराखंड पुलिस को जारी की गई है एडवाइजरी। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। आपको बता दें कि आज सावन का तीसरा दिन है। लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं गंगा जल लेने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए। ऐसे में आतंकी घटना की आशंका को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसके बाद अब उत्तराखंड में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़े कर दिए हैं। तो कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का जो साया मंडरा रहा है, उसके बीच गृह मंत्रालय की ये बड़ी एडवाइजरी आई है और ये एडवाइजरी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य को दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में जहां अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। तो कांवड़ यात्रा पर आतंक का साया, इसी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। रुड़की से अनिल सैनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय पुंडीर इस वक्त मेरे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि संजय से इससे पहले भी हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से एडवाइजरी जारी करने के बाद इंतजाम वहां पर वो देख रहे हैं। लेकिन अगर बात रुड़की की जाए, क्योंकि वहां से भी यात्रा की शुरुआत होती है, आज तीसरा दिन है, क्या तस्वीरें आपने देखी हैं? सुरक्षा के कितने इंतजाम वहां पर? बिल्कुल, मैं तो बताना चाहूंगा, अगर रुड़की की बात करें तो हालांकि जो प्रशासन है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ था। पिछले कई दिनों से लगातार कांवड़ की जो तैयारियां हैं वो लगातार हो ही जा रही हैं। लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली कि कोई जो आतंकी हमला है, ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई जो बिगड़ेले लोग हैं वह कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें जो तैयारियां हैं उसको तैयारियों को लेकर जो जिले के जो एसएसपी हैं, एसएसपी द्वारा जो है तमाम जो बड़े अधिकारियों की जो एक रात मीटिंग हुई है, उसके बाद जो है लगातार जितनी भी कांवड़ पटरी की बात करें, चाहे रोड की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, हर जगह जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसमें जो है नारसन बॉर्डर से लेकर और रुड़की तक की बात करें तो रुड़की से नारसन बॉर्डर तक कई कंपनियां पुलिस की, पीएससी की अलग से तैनात कर दी गई हैं, जो यही सिर्फ देख रही हैं, यही चेक कर रही हैं कि कांवड़ में किसी तरह की कोई जो सुरक्षा है वो उसमें कोई कमी ना रहे। जी संजय, जैसे कि एडवाइजरी जब जारी की गई है उसके बाद हर जगह पुलिस जो है सतर्क हो चुकी है और इंतजामों को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर बात हरिद्वार की करें, क्योंकि यहीं से जल भरकर जलाभिषेक के लिए आगे कूच करते हैं जो श्रद्धालु, जो कांवड़िए हैं वो, ऐसे में इस एडवाइजरी के जारी करने के बाद क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन आया कि उन्होंने क्या आगे सोच रखा है, किस तरह की और तैयारियाँ हो सकती है, क्योंकि अभी तो पूरा 1 महीना बचा हुआ है? कांवड़ यात्रा को देश का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है और यही वजह है कि कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर कई महीने पहले जो जिला प्रशासन है वो तैयारी में जुट जाता है। हालांकि जिस तरह से 2 साल बाद कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है, ऐसे में भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुफिया विभाग ने एक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो कांवड़ का मेला है उसमें कहीं ना कहीं आतंकी जो खतरा है वो उसका अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके बाद से ही हरिद्वार ही नहीं अन्य जनपदों में भी जो सुरक्षा है वो पूरी तरह बढ़ा दी गई है। और हम जिस तरह सुबह जिक्र कर रहे थे हरिद्वार की, हरिद्वार एक ऐसा स्थान है, यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, यहीं से कांवड़ यात्री होते हैं वो गंगा जल भरते हैं और यहीं से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। और एडवाइजरी जारी होने के बाद तमाम जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और कहा जा सकता है कि जो हरिद्वार जिला प्रशासन है उन्होंने अन्य जो ज्यादा फोर्स और भी केंद्र सरकार से मांगी है। कहा गया है कि यहां पर फोर्स बढ़ाई जाए, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी उसके बाद से ही अगर हम उत्तराखंड की बात की जाए, जिस तरह जो धार्मिक स्थल है उसमें लक्ष्मण झूला हो, हर की पौड़ी हो या तमाम अन्य घाट हो, सभी पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए, यहाँ पर
करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिसमें ठीक है। 100 से ज्यादा जो कैमरे हैं वो मूवेबल है, यानी ठीक है उनको हम संजय, आऊंगी लगातार मैं आपके पास एक बार फिर से। अनिल, आप भी बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे हम आपके पास, आगे की भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों की एसएसपी ने एक बैठक ली है। बैठक में सुरक्षा प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये एडवाइजरी जैसी ही जारी की गई, उसके बाद पुलिस अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई दिख रही है। बैठक की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा प्रबंधों को लेकर चर्चा की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को जारी किए गए हैं। अनिल लगातार हमारे साथ बने हैं, संजय हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरह से ये एडवाइजरी जारी की गई, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से बैठक की गई, अधिकारियों को क्या निर्देश मिले हैं? बिल्कुल नहीं तो देखिए, लगातार एडवाइजरी जारी होने के बाद जो निर्देश दिए गए हैं वह साफ सीधे बिल्कुल निर्देश हैं। जो भी शारीरिक तत्व जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसा जो शराबी हो, चाहे कोई भी शारीरिक तत्व हो, वो ऐसा कांवड़ मेले में कुछ हुड़दंग या ऐसा कुछ करेगा तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि जो बात करें आतंकी हमले की, जैसी खुफिया विभाग द्वारा सूचना दी गई थी, उसके रहते हुए एसएसपी हरिद्वार ने एक मीटिंग ली है, सभी अधिकारियों की मीटिंग ली है, जिसमें सभी जनपद के थाना अध्यक्ष, सभी कोतवाल मौजूद रहे हैं और एसपीओ भी साथ में मौजूद रहे हैं। कहने की बात सिर्फ ये है कि एडवाइजरी जारी होने के बाद जो है लगातार पुलिस प्रशासन जो है सतर्क हो गया है। देखिए, कांवड़ मेला जो है लगातार 2 सालों से बंद था। तीसरे साल ये कांवड़ मेला स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अब की बार पिछले 2 साल से रुके हुए कांवड़िए वो भी आएंगे। लगभग 4 करोड़ कांवड़िए के आने का अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है। जैसा कि देखा भी जा रहा है कि पहले ही दिन कई लाख कांवड़ियों ने जल उठाया है। इसी को देखते हुए कोई भी चूक हरिद्वार जनपद द्वारा ना हो पाए, इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार तैयार है। ठीक है संजय, हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु हैं यहीं पर पहुँचते हैं और घाटों से पानी लेकर, जल लेकर जलाभिषेक करते हैं। तो मुझे बताइए कि जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बैठक की गई तो बाकी अलग जिलों से हटकर यहाँ पर क्या जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं? तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से हरिद्वार जिला प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। साफ तौर पर उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जगह जगह की इंफॉर्मेशन ली जा रही है। कहा जा सकता है कि सुरक्षा के मद्देनजर जो हरिद्वार जिला प्रशासन ने वो तमाम इंतजामात किए हैं और जो मेला क्षेत्र है उसमें करीब 5000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं तैनात किए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग तमाम की जा रही है। और हमने देखा है, खुद हमारी टीम ने जाकर देखा है, सीसीटीवीओ का एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसमें सैकड़ों एलसीडी लगाई गई है, एलईडी लगाई गई है। तो कहा जा सकता है कि लगातार खुद एसएसपी जो हरिद्वार है योगेंद्र सिंह रावत, उन्होंने साफ निर्देश किए हैं कि जहां पर जिसकी ड्यूटी है वो अपनी बखूबी निभाए और किसी भी तरह की लापरवाही देखी गई तो उसके खिलाफ भी यहाँ कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जा सकता है जिस तरह से कांवड़ मेला है, कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम यहाँ पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेड रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान शरारती तत्वों से खतरे की जो आशंका है वो जाहिर की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने खतरे से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को कांवड़ यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ही जारी किए गए। रेलवे बोर्ड को ट्रेनों में खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और निश्चित रूप से हरिद्वार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती मुख्यतः 3 आधारों पर है। सबसे पहला कि हरिद्वार का लेआउट और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।